हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश स्टेट वर्ग 3 की जो है एग्ज़ाम्स आ चुकी हैं, जिसके फॉर्म फिलअप कल से स्टार्ट हो गए हैं। तो ध्यान रखिए साथियों, आप लोगों के लिए कि एक बार फिर से जो है हम क्या है साथियों, अगर आप बुक्स से डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ते हो तो अब हमारे पास केवल 30 से जो है 40 दिन बचे हैं। इन 30 से 40 दिन में जितने से ज़्यादा आप लोग MCQs कर लेंगे, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैं ये सेशंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें हम केवल एक MCQ सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम MCQs करेंगे और उन MCQs के से हम क्या करेंगे, एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न करने की जो है कोशिश करेंगे। तो चलते हैं साथियों, समय को जो है वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा साथियों, ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू नहीं है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और दंडात्मक। ध्यान रखिएगा, जो दंडात्मक श्रेणी रहती है ये हमारे ज्ञान ग्रहण करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इस तरह से एक प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया का कौन सा एक पहलू है, तो ध्यान रखिएगा कि ज्ञानात्मक जो है, क्रियात्मक और भावात्मक जो है, ये क्या है, ये तीनों जो है हमारे जो है पहलू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न यह है कि शिक्षण की खोज विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, शिक्षक का इसमें पूर्ण निर्देशन होता है। सेकंड, शिक्षक उच्च अधिनियम और समस्या समाधान के लिए परिस्थिति उत्पन्न करता है। सी, शिक्षक समस्या का समाधान नहीं प्रस्तुत करता है। डी, जो है इस उपागम के प्रवर्तक J.S. ब्रूनर है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो अ है ये है जो है हमारा सही आंसर। मतलब ये क्या है, शिक्षण की खोज विधि के अंतर्गत ये शामिल नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि शिक्षण की खोज विधि के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिएगा J.S. जो ब्रूनर है हमारे शिक्षण की खोज विधि के प्रवर्तक है। तो साथियों, हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं, लेकिन इन 2 के साथ हमने 4 से 5 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी उपचारात्मक शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि छात्रों की कमियों को दूर करना ही उसका जो है एक उद्देश्य होता है। ठीक है, छात्रों की कमियों का पता लगाना भी नहीं होता है, शिक्षण प्रणाली में सुधार भी नहीं होता है, छात्रों को अनुशासन करना भी जो है उपचारात्मक शिक्षा का जो है उद्देश्य नहीं होता है। तो क्या होता है, छात्रों की कमियों को जो है दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षा का जो है उद्देश्य होता है। यहाँ से एक और है साथियों, मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन है। ध्यान रखिएगा, ब्लूम जो है वो मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक हैं। ठीक है, मैं और बहुत सारे सिद्धांत हैं साथियों, सारे सिद्धांतों को एक साथ भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को और बाकायदा ट्रिक्स से भी पढ़ाऊंगा। आज हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए हम फटाफट से जो है हमारे 30 से 40 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर रहे हैं। हर्बर्ट पाठ योजना का प्रथम पद क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना और पुनरावृत्ति। तो जो हमारी हर्बर्ट पाठ योजना होती है उसका जो प्रथम पद होता है साथियों, वो होता है हमारा प्रस्तावना। ठीक है, क्या होती, हर्बर्ट पाठ योजना का प्रथम पद प्रस्तावना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को जब पढ़ें तो बहुत शांति से और डिटेल में पढ़ें, ताकि हमारा जो है गलत करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। ठीक है, तो अ है हमारा, बालक के सामाजिक विकास का आरंभ परिवार से होता है। जिन बालकों पर परिवार में अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं होता है। अधिक संवेगात्मक बच्चे समाज में अधिक अच्छे प्रकार से जो है समायोजित होते हैं। बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव जो है उनके खेलों पर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से क्या है हमारा राइट आंसर है साथियों हमारा स, अधिक संवेगात्मक बच्चे समाज में अधिक अच्छे प्रकार से जो है अच्छे प्रकार से समायोजित होते हैं। ये हमारा जो है कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी सारे कथन जो है हमारे सत्य हैं, क्योंकि साथियों सामाजिक विकास आरंभ से ही होता है। जिन परिवारों में बालकों पर अनेक अतिक प्रतिबंध होते हैं उनके नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं होता है, क्योंकि वो दबे के दबे रह जाते हैं
और बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है तो उनका प्रभाव उनके खेलों पर जरूर पड़ता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है, अब साथियों जैसे 1 2 3 4 जैसे प्रश्न, इनमें कितने सही है और कितने गलत है ये सारे हम पढ़ेंगे। तो बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का जो है चयन करना है हमें। कौन कौन से कारक जो है उसके संवेगात्मक विकास को जो है प्रभावित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य, थकान, बौद्धिक क्षमता और महत्वाकांक्षा का जो है स्तर, इनमें से कौन कौन से जो कारक है जो कि उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य भी करता है, थकान भी करता है, बौद्धिक क्षमता भी करता है और महत्वता स्तर भी करता है, अर्थात सभी सही है। ध्यान रखिएगा, क्या है, सभी सही है। अगर इन में से एक को लेकर भी आपको कोई एक ऑब्जेक्टिव बन जाए तो भी आप लोग कर सकते हैं कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का जो है चयन कर लीजिए। इनका चयन करना है हमें, तो ध्यान दीजिएगा। बच्चे के विकास की गति, बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे का लिंग, बच्चे की मानसिक योग्यता, बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्तर, तो उसके भाषा के विकास को ये सारी चीज़ें क्या करती है, प्रभावित करती है, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा, सभी। अगर आपसे कोई एक देकर 3 ऑब्जेक्टिव दूसरी जगह दे, स्वास्थ्य है ना, इस तरह से पहला और दूसरा प्रश्न क्लब कर दिया जाए, है ना, 7वां और 8वां क्लब कर दिया जाए, लेकिन वो एक ऑब्जेक्टिव भी लिया जाए तो हम जो है क्या करेंगे, उसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं साथियों। किशोर अवस्था में बालक बालिकाओं के मानसिक विकास की विशेषताओं का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है तर्क शक्ति का विकास, मानसिक स्वतंत्रता का विकास, कल्पनाशीलता का विकास और विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है हमारे चारों क्या है, सही है, सभी सही है। मानसिक विकास की विशेषता, ये चारों जो है मानसिक विकास की विशेषता। भाषा विकास के क्या क्या साधन है, ध्यान दीजिएगा, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। भाषा विकास का कौन सा साधन है निम्न में से, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, ये सभी क्या है, हमारे भाषा विकास के जो है साधन है। ठीक, तो यहाँ से मैंने इसीलिए इनके अलग अलग से जो है ऑब्जेक्टिव चयन नहीं किए, क्योंकि हमें प्रश्न के साथ साथ एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न जो है क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिए, 14 वर्ष के एक बालक को निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है ना। 14 वर्ष के एक बालक को निम्न में से किस अवस्था के जो है अंतर्गत रखा जाए, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, उसे जो है किशोर अवस्था, किसके अंतर्गत रखा जाएगा, उसे किशोर अवस्था के अंतर्गत जो है रखा जाएगा। अब इसके साथ साथ हम दूसरी बातों पर भी करते हैं साथियों। ये होता है जो शैशव काल होता है साथियों, 0 से जो 1 वर्ष रहता है हमारा, उसे कहते हैं हम शैशव काल। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं इसे, 0 से 6 वर्ष तक का रहता है हमारा साथियों, वो होता है हमारा शैशव काल। ठीक है, शैशव काल भी फिर 4 भागों में बटा हुआ है, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 6। ध्यान रखना, 0 से 1 वाले को कहते हैं शिशु अवस्था। ध्यान रखना, 1 से 3 वाले को कहते हैं बचपन अवस्था। ठीक है, 3 से 5 वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्व शैशव अवस्था। और जो 5 से 6 होता है साथियों, उसे कहते हैं उत्तर शैशव अवस्था। ध्यान रखिएगा, हमने क्या पढ़ा है, शैशव काल क्या होता है, 0 से 6 वर्ष का जो होता है वो शैशव काल रहता है। 14 वर्ष का कोई बालक है तो हम उसे क्या कहेंगे, किशोर अवस्था कहेंगे। बाकी अवस्थाएं भी पढ़ेंगे साथियों, लेकिन उसके लिए टाइम है, अगले सेशंस में अलग अलग सेशंस में अलग अलग चीज़ों पर प्रश्न बनते जाएंगे और हम जो है उसको जो है पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी
किशोर अवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखना साथियों, जो हमारी किशोर अवस्था होती है उसकी क्या विशेषता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, शारीरिक और मानसिक स्थिरता जो है हमारी किशोर अवस्था की जो विशेषता नहीं है। आत्मसम्मान का जो उदय होता है साथियों वो किशोर अवस्था में ही होता है। कल्पना की बहुलता वो भी किशोर अवस्था में होती है, और संवेगात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो भी हमारे किस में होते हैं, किशोर अवस्था के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बच्चे की झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने के लिए सहायक सिद्ध नहीं होगी? ध्यान दीजिएगा साथियों, पहला है हमारा उसमें आत्मविश्वास का विकास करना, दूसरा है अपराध स्वीकारोक्ति पर उसकी प्रशंसा करना, झूठ बोलने पर उसे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना, और सहानुभूति व प्रेम पूर्वक उसे जो है समझाना। इन सारे सवालों को देखकर आप लोगों को एक सवाल जो है समझ में आ गया होगा कि उसकी झूठ बोलने की आदत जो कौन नहीं सुधार सकता है। तो झूठ बोलने पर उसे सार्वजनिक रूप से अगर हम प्रताड़ित करते हैं तो उससे जो है उसकी झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति वो सोल्व नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, ये मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे का लक्षण यह है कि, अब इसमें हमें एक से ज़्यादा चयन करने हैं तो जो है हम कर लेंगे। किस तरह से, कि वह अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का प्रयोग करके प्रभावशाली ढंग से करता है, ऐसा करने पर उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। थर्ड है, वह अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, वह प्रसन्नचित्त रहता है। तो ध्यान रखना, मानसिक रूप से अगर कोई लड़का स्वस्थ है साथियों तो वह स्वाभाविक क्षमताओं का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से ही करता है, और अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसे ऐसा करने में संतुष्टि प्राप्त होती है। थर्ड है, वह अपने वातावरण से सामंजस्य भी स्थापित कर लेता है, और वह प्रसन्नचित्त भी रहता है। तो जो साथियों जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसके ये सभी लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यह है साथियों, निम्नलिखित में से किस बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे? ध्यान देना, जो स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सके, जिसमें सहनशीलता हो, जो आत्मविश्वासी हो, जो कल्पना में खोया रहता हो। किसे आप स्वस्थ नहीं मानोगे? तो आप लोगों को इस सारे प्रश्नों में से जो हमारा डी है ये एक ऐसी चीज लग रही कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वो कल्पना में खोया हुआ रहता है। स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले रहा है अर्थात स्वस्थ है, सहनशील है अर्थात स्वस्थ है, और अगर आत्मविश्वासी है तो हम कहेंगे कि वो तो मानसिक रूप से स्वस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों 16वां। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए और वह बताइए कि किस प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न यह है साथियों, यदि भारत में वर्ष भर वर्षा हो तो खेती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए साथियों, देखिए भारत में वर्ष भर वर्षा हो, फिलहाल तो नहीं होती है, लेकिन इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह का विचार कर रहे हैं, अर्थात ये कैसा प्रश्न है? विचार प्रश्न है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ की स्मृति करते हैं तो वो स्मृति प्रश्न रहता, किसी की अगर हम परीक्षा लेते हैं परीक्षण प्रश्न होता, अगर हम शिक्षण संबंधी प्रश्न देते हैं तो वो क्या होता है? शिक्षण प्रश्न होता। कुछ चीज़ें हम पढ़कर भी जो है एलिगेट कर सकते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन यह है साथियों, एक अध्यापक को प्रश्न पूछने के तरीकों को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए? प्रश्न किसी एक विद्यार्थी से पूछा जाना चाहिए उसे। सेकंड है, आवाज ऊंची या धीमी नहीं होना चाहिए। सामूहिक उत्तर की उपेक्षा व्यक्तिगत उत्तर प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रश्न एक स्थान पर खड़े होकर जो है उनको पूछना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर जो है विचार करते हैं, इसमें से कितने जो है हमारे सही है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये तीनों इसके सही आंसर है कि उनको आवाज़ बहुत ऊंची या नीची नहीं होना चाहिए। सामूहिक उत्तर की उपेक्षा व्यक्तिगत उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए,
वो प्रश्न एक स्थान से खड़े होकर ही जो है अध्यापक को पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20वां, सॉरी साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 18वां, लेकिन क्या है कि हमने उसमें अलग नाम नंबर जो है कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सकारात्मक पुनर्बल के अंतर्गत शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, शिक्षक द्वारा छात्र की प्रशंसा करना, उसके उत्तर को स्वीकारना, सहमति से सिर हिलाना या गलत उत्तर पर उसे डांटना, ठीक है। कौन सा नहीं है? सकारात्मक जब चीज आई है तो ध्यान देना, सकारात्मक में गलत उत्तर पर उसे डांटना, यही जो है सकारात्मक कार्य पुनर्बलन के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। अगर उसने सही आंसर दिया तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसके उत्तर को स्वीकारना चाहिए और सहमति के लिए सिर भी हिलाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, नकारात्मक पुनर्बल के अंतर्गत शामिल है दंड, निंदा या कमजोरियों का प्रदर्शन करना। तो ध्यान देना कि दंड और कमजोरियों का प्रदर्शन करना ये किसके अंतर्गत शामिल है? नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। अगर साथियों आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वाचन के दोषों का चयन कीजिए। तो वाचन के क्या क्या दोष हो सकते हैं? पुस्तक ठीक प्रकार से न पकड़ना, अशुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को छोड़ना या जोड़ना, त्रुटिपूर्वक अनुतान या बालाघात करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या नहीं है। ये जो वाचन के दोषों का चयन अगर हम करना चाहते हैं तो ये हमारे चारों जो है, पुस्तक को ठीक तरह से न पकड़ना, अशुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को छोड़ना या जोड़ना, त्रुटिपूर्वक अनुतान या बालाघात करना, ये सारे हमारे वाचन के दोष ही हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं साथियों। यदि कोई विद्यार्थी वाचन के समय ठीक प्रकार से खड़ा नहीं होता है तो उसका यह दोष वाचन दोष के किस पक्ष के दोष को प्रकट करता है? तो ध्यान रखिएगा, यांत्रिक दोष है, मानसिक दोष, भाषा दोष या शैली दोष। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार का दोष कौन सा दोष कहलाता है? हमारा यांत्रिक दोष कहलाता है, ठीक। अगर कोई विद्यार्थी वाचन के समय ठीक से खड़ा नहीं हो रहा है तो वो हमारा यांत्रिक दोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखी पंक्तियों को देखकर अपनी पुस्तिका में लिखता है तो उसकी यह क्रिया सुलेख की कौन सी विधि कहलाती है? ध्यान रखना, अगर कोई अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहे हैं और लड़का वहाँ से लिख रहा है तो इसे कहते हैं सुलेख पद्धति, ये क्रिया। लेकिन वो लिख रहा है, वो कौन सी विधि है उसकी? तो ध्यान रखिएगा उसकी ये कौन सी विधि होगी? ये होगी हमारी अनुकरण विधि। ध्यान रखना कौन सी विधि होगी? हमारी अनुकरण विधि होगी। प्रश्न पूछने की विधि के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछने की जो विधि है उसके प्रवर्तक जो है सुकरात हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पाठ्यपुस्तक के विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों का चयन कीजिए। तथ्यों एवं अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए निकटवर्ती परिवेश में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना, यह देखना है कि कौन से अंश से हैं जिसमें पूर्व ज्ञान से आसानी से जोड़ा जा सके, यह देखना है कि कक्षा में सीखने सिखाने की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं, यह देखना है कि किन घटनाओं दृष्टांगों का उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जाता है। तो पाठ्यपुस्तक के विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से इसमें से? तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारे चारों हैं, चारों ही जो है हमारे पाठ्यपुस्तक के विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बालक दृश्य माध्यम से लगभग कितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है? अर्थात लड़का देखकर या बालक देखकर कितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा बालक देखकर 60% के आसपास जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल का एक छोटा प्रतिरूप है? ताजमहल की पोस्ट मॉडल, रेखाचित्र या फिल्म? तो ध्यान रखना इसमें उसका जो है मॉडल, क्योंकि उसका छोटा प्रतिरूप पूछ रहा है। छोटा प्रतिरूप अर्थात उसका मॉडल ही उसका क्या होगा, एक छोटा प्रतिरूप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक कार्यक्रम में सहायक सामग्री के रूप में सर्वाधिक उपयोग है। ध्यान रखिए किसका सर्वाधिक उपयोग होता है, तो वो होता है ब्लैक बोर्ड का। किसका होता है? रेडियो, दूरदर्शन, स्लाइड प्रोजेक्ट और ब्लैक बोर्ड। ध्यान रखें शैक्षणिक कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है? ब्लैक बोर्ड का जो है सामग्री का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण यह है, क्या है? वो तीव्रगामी है, उसमें डाटा संग्रहण की क्षमता है, यह लंबे समय तक बिना रुके थके काम कर सकता है, यह स्वयं ही सोच सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी उसका तीव्रगामी जो है, यह तीव्रगामी होता है, डाटा संग्रहण करता है और स्वयं सोच सकता है, ये तीनों क्या हैं? उसके विशिष्ट गुण हैं। ठीक है, तो कंप्लीट होते हैं साथियों हमारे 300 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने इस क्लास के माध्यम से 30 की जगह 50 क्वेश्चंस जो है किए हैं। कल फिर मिलते हैं इसी सेशन के माध्यम से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फटाफट। हम एक दिन फिर ऐसा आएगा साथियों कि मैं सुबह जल्दी या शाम को दिन में कभी भी जो है लाइव क्लास भी धीरे धीरे हम स्टार्ट कर लेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।